वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सीरीज के फूल के लगभग 14 से 15 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है सीरीज के फूल। सीरीज के फूल, इस पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस बार सीबीएसई बोर्ड में हिंदी में 40 एमसीक्यू आ रहे, तो इसलिए आपको चैप्टर के राइटर का नाम भी एक बार पढ़ लेना है। तो सीरीज के फूल जो है, इसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये एक निबंध है, निबंध की फॉर्म में लिखा गया है। ये भी याद रखना है आपने सारे चैप्टर में। मैं जब कोई भी वीडियो बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं लेखक कौन है और ये कौन सी फॉर्म में लिखा गया है। तो ये चैप्टर एक निबंध के तरीके से लिखा गया है। तो सीरीज के फूल, लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और यह निबंध है। याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है, 1% चांस है लेकिन है। अब प्रश्न पे आ जाइए। देखिए पहला प्रश्न है, लेखक ने सीरीज को, ठीक है, जो सीरीज का पेड़ है इसको कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। कालजयी का मतलब होता है समय को जीतने वाला। काल माने समय, जय माने जीतने वाला, अवधूत कहते हैं सन्यासी को। अब तुम बोलोगे सर सीरीज के पेड़ और सन्यासी में क्या सिमिलैरिटी है। यह है प्रश्न का मतलब। सीरीज के पेड़ और एक सन्यासी में सिमिलैरिटी बतानी है, दोनों में क्या समानता है। तो देखो समानता है, बता रहा हूं सीधा। ये मैंने इतना बड़ा आंसर लिखा है ना, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, आपको शॉर्ट में लिखना है। जैसे एक सन्यासी पर मोहमाया का कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही सीरीज के पेड़ पर भी मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। समझो, जैसे एक सन्यासी पर मौसम का, जैसे एक सन्यासी पर जो है मोहमाया का, जैसे मोहमाया समझते हो ना, एक सन्यासी को मोहमाया से कोई मतलब नहीं होता, रिश्ते नातों से कोई मतलब नहीं होता, धन दौलत से कोई मतलब नहीं होता। तो जैसे एक सन्यासी पर मोहमाया का कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही सीरीज के पेड़ पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। और उसके बाद लिख देना, सीरीज का पेड़ जो है गर्मी और सर्दी दोनों को सहन कर लेता है। यह वसंत ऋतु में खिल जाता है और आषाढ़ तक खिला रहता है, और अगर इसका मन हो गया तो यह भादों तक भी खिल जाता है। समझो, इतना भी लिख दोगे ना बहुत है। मैंने क्या बोला, जैसे एक सन्यासी पर मोहमाया का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे एक सन्यासी पर मोहमाया का कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही सीरीज के पेड़ पर मौसम का असर नहीं पड़ता। सर्दी हो या गर्मी हो, यह पेड़ दोनों को सहन कर लेता है और यह वसंत ऋतु में खिल जाता है और आषाढ़ तक तो खिला ही रहता है, और अगर इसका मन खुश हो गया तो यह भादों तक भी खिल जाता है। तो यह वसंत ऋतु में खिल जाता है और आषाढ़ तक खिला रहता है, और अगर इसका मन रम गया तो भादों तक भी खिल जाता है। दूसरा पॉइंट भी बता देते, जैसे एक सन्यासी पर सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही सीरीज के पेड़ पर मौसम का असर नहीं पड़ता। तो यह भी हमने इतना बड़ा लिख दिया, आपने शॉर्ट लिखना, आप समझ गए होंगे आपको क्या लिखना है। तो सीरीज के पेड़ पर मेन क्या है, सीरीज के पेड़ पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। वो सर्दी भी बर्दाश्त कर लेता है, वो गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है, वो वसंत ऋतु में खिल जाता है, आषाढ़ तक खिला रहता है, और अगर उसका मन रम गया तो वो भादों तक भी खिल जाता है। ऐसे ही एक सन्यासी पर भी क्या है, सन्यासी पर मोहमाया का कोई असर नहीं पड़ता, सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता, सन्यासी हर परिस्थिति में एक समान रहता है। और फिर आप सीरीज के बारे में लिख देना। डन। अगला प्रश्न है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए कई बार व्यवहार में कठोरता भी लानी पड़ती है। अब एक टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ाता है लेकिन वो बहुत सॉफ्ट है, और कई बच्चे पता क्या करते हैं, फिर वो समझते हैं, वो फिर टीचर की सुनते नहीं है। टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन जस्ट बिकॉज वो स्ट्रिक्ट नहीं है इसलिए बच्चे सुनते नहीं है। तो कई बार हृदय की कोमलता को बचाने के लिए ना अपने व्यवहार में कठोरता भी लानी पड़ती है। अब इसको तुमने चैप्टर के हिसाब से बताना है। देखो, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता जरूरी होती है। यह मैंने क्वेश्चन से लिखा, जैसे मेन आंसर अब है, जैसे सीरीज के फूलों को देखकर लगता है कि सीरीज का पेड़ बहुत ही कोमल होगा, क्योंकि सीरीज के फूल बहुत सॉफ्ट होते हैं लेकिन पेड़ सॉफ्ट नहीं होता। वही बात है, सीरीज के फूलों को देखकर लगता है कि सीरीज का जो पेड़ है वो बहुत कोमल होगा, लेकिन इसके फल और पेड़ बहुत ही क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, वो आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ते। तो याद आ गया, सीरीज के फूलों को देखकर लगता है कि ये जो सीरीज का पेड़ है ये बहुत ही कोमल होगा, लेकिन सीरीज के फूल भले ही मुलायम होते हैं लेकिन इसका पेड़ और इसके फल बहुत मजबूत होते हैं। याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखो,
जैसे गांधी जी के शरीर को देखकर वो बहुत कोमल लगते थे, लेकिन अनुशासन के मामले में वो बहुत ज्यादा कठोर थे। इस चैप्टर में गांधी जी का भी जिक्र हुआ है। लेखक को सीरीज के पेड़ को देखकर गांधी जी की याद आती है। जैसे सीरीज का पेड़ भी बाहर से क्या है, इसके फूल जो हैं वो बहुत ज्यादा कोमल लग रहे हैं ना, लेकिन अंदर से सीरीज का पेड़ क्या है, बहुत मजबूत है। वैसे ही गांधी जी भी शरीर से कोमल थे, लेकिन अंदर से अनुशासन के मामले में, दृढ़ निश्चय के मामले में वो बहुत मजबूत थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न को समझो, कुछ टफ नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यानी लेखक ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबे व संघर्ष से भरे जीवन स्थितियों में अविचल, अविचल वो होता है जो जीवन की परिस्थितियों से घबराता नहीं है, और जिजीविषु, जिजीविषु का मतलब होता है जिसके अंदर जीने की इच्छा होती है। इसकी प्रेरणा दिए, स्पष्ट कीजिए। तो आपने बताना है कि सीरीज के पेड़ से आपको कैसे जीने की इच्छा की प्रेरणा मिलती है, कैसे आपको अविचल रहने की प्रेरणा मिलती है कि हमने घबराना नहीं है। तो आप समझ गए होंगे सीरीज के पेड़ में भी तो वो क्वालिटी है। वही पॉइंट लिखने कि कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सीरीज का पेड़ क्या है, अविचल रहता है, वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है और उसके अंदर एक जीने की इच्छा बनी रहती है। वही वाले पॉइंट लिखने। देखो प्रश्न घुमा दिया, आंसर वही है। सीरीज का पेड़ देखो गर्मी और सर्दी दोनों को सहन कर लेता है। ये वसंत ऋतु में खिल जाता है, आषाढ़ तक खिला रहता है, और अगर इसका मन खुश हो गया तो ये भादों तक खिल जाता है। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं। फिर लिख देना, जिस प्रकार सीरीज का पेड़ मौसम में एक समान रहता है, वैसे ही हमें भी सुख दुख में एक समान रहना चाहिए, मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए, जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। तो ये सीरीज के पेड़ से हमको सीख मिलती है। वही वो यही पूछ रहे थे कि सीरीज के पेड़ से आपको कैसे जिजीविषु बनने की, जिजीविषु का मतलब होता है जीने की इच्छा। तो जैसे सीरीज का पेड़ हर मौसम में एक समान रहता है, वैसे ही हमें भी जीवन की स्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। वही पॉइंट है, घुमा फिरा के समरी पता होनी चाहिए। बस ढंग से सुनो, मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूं, लेकिन सब चीज एक ही जैसी बात है। अगला देखो, हाय वह अवधूत आज कहां है। मतलब जैसे सीरीज का पेड़ है ना, आज के समय में ऐसे लोग मिलना बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। तो वही हाय वह अवधूत आज कहां है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। आज के समय में पता क्या संकट चल रहा है, समझो। आत्मबल पर देह बल, यानी कि लोगों की आत्मा उनके शरीर के आगे कमजोर पड़ जा रही है। आज के समय में यह दिक्कत आ रही है, लोगों का अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, उनका शरीर उनके मन पर हावी हो जा रहा है। देखो देह माने होता है शरीर, तो देह बल का वर्चस्व हो गया। वर्चस्व माने होता है राज, किसके ऊपर, आत्मा के ऊपर। तो आज जो लोग रेप करते हैं, इसका मतलब, रेप का मतलब क्या था, रेप कितनी खराब चीज है, लेकिन लोग क्यों करते हैं, लोग इसीलिए करते हैं शायद उनका उनकी आत्मा मर गई है और उनका शरीर उनकी आत्मा पर हावी हो गया, तभी तो उनको पता है कि चीज गलत है, तब भी वो करते। तो आज यही मुसीबत आ गई है कि लोग अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे, लोग बाहरी सुंदरता पर जा रहे हैं। मतलब उनके लिए आत्मा का कोई स्थान नहीं रह गया है, अंतर्मन का कोई स्थान नहीं रह गया है, अंदर की खूबसूरती का कोई स्थान नहीं रह गया। यही है इसमें। देखो कवि कहना चाहता है कि आज ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बिना मतलब के ही देश की सेवा करते हैं, लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे। फिर लिख देना, उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा की। तो ये तो मैंने आपको गांधी जी के हिसाब से बता दिया। अभी दूसरा जो मैं अब बता रहा था वो भी बताऊंगा। ये मैंने गांधी जी के हिसाब से बताया कि देखो हाय, पहले क्या लिखा है उन्होंने, हाय वह अवधूत आज कहां है। पहले मैंने इस लाइन को एक्सप्लेन किया था, केवल इसलिए मैंने गांधी जी का जिक्र करा। अब मैं वही वाला करूंगा कि लोगों की आत्मा कमजोर हो गई है। हाय वह अवधूत आज कहां है, तो इसमें आपने गांधी जी के बारे में लिखना है कि लेखक कह रहा है कि आज के समय में गांधी जी के जैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे, अपने से पहले देश के बारे में सोचते थे। अब जो मेन पॉइंट है, देखो आज के समय में लोग शरीर को अधिक महत्व दे रहे हैं और अंदर की सुंदरता को कम महत्व दे रहे हैं। इसी कारण हमारा देश पिछड़ रहा है। जिन लोगों की आत्मा शरीर के आगे कमजोर पड़ जाती है, ऐसे लोग देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग ही गलत काम करते हैं। क्योंकि जिनकी आत्मा उनके शरीर के आगे कमजोर पड़ जा रही है, ऐसे लोग देश की तरक्की नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही चीजें लिखना है। तो इसमें आप गांधी जी का भी लिख देना कि लेखक ने कहा है कि आज ऐसे लोग कहां हैं, आज गांधी जी के जैसे अवधूत कहां हैं जो अपने से पहले देश के बारे में सोचते थे। ठीक है, अगला है, प्रश्न इतने बड़े हैं कुछ डिफिकल्ट नहीं। कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता। स्थिर प्रज्ञता का मतलब होता है वही कि आपकी बुद्धि ना चंचल नहीं होनी चाहिए। स्थिर प्रज्ञता का मतलब होता है स्टेबल बुद्धि। और विदग्ध प्रेमी, विदग्ध प्रेमी का मतलब होता है मतलब जलने वाला प्रेमी, किसी चीज से सच्चा प्यार करने वाला। अब ये वो प्यार नहीं है, एक कवि भी अपनी कविताओं से बहुत प्यार करता है, ये वो वाला प्यार है। तो इसमें एक ना
कवि की विशेषताएं बतानी है आपने कि एक कवि कैसा होना चाहिए, स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। स्थिर प्रज्ञ का मतलब एक कवि की बुद्धि चंचल नहीं होनी चाहिए और एक कवि सच्चा प्यार करने वाला होना चाहिए। इसमें वही है, इसमें कवि की विशेषताएं बतानी है आपने कि कवि कैसा होना चाहिए। देखो, कविता लिखने से कोई कवि नहीं बन जाता। एक सच्चा कवि वो होता है जो सन्यासी के समान होता है, जो मोहमाया से दूर रहता है, जो सुख दुख में एक समान रहता है, जो लोगों की भावनाओं को समझता है, जो फक्कड़ है। फक्कड़ का मतलब जानते हो, मुंह फट, जो छुपाता नहीं है किसी चीज को, जो समाज की बुराइयों को खुलकर सामने लाता है, जो दिल से कोमल होता है, जो बिना डरे लोगों की कमियों को सामने लाता है, जो लोगों में प्यार बांटता है, जो लोगों को प्रेरित। ये 10 पॉइंट है, इतना तो आपने लिखना भी नहीं है, इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। एक सच्चा कवि कौन होगा? जो लोगों की भावनाओं को समझता है, जो समाज की बुराइयों को खुलकर सामने लाता है, लोगों में प्यार बांटता है, लोगों को प्रेरित करता है, लोगों की निराशा को दूर करता है, लोगों में आशा का संचार करता है, लोगों में एक उम्मीद जगाता है। तो यही सारे पॉइंट है। अगला है, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही इंसान दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। प्रश्न का मतलब समझो, इस काल की मार से, काल माने समय की मार से, समय की मार हो, मौत की मार हो। मैं एक बात बताता हूं, तुम बोलोगे यार सर कुछ नहीं हो रहा, हमारे जीवन में तो परेशानी है, अब हमारा परसों बोर्ड एग्जाम है, हम क्या करेंगे। तो इतना ज्यादा सोचोगे ना, तो जितना कर भी पा रहे हो वो भी कुछ नहीं करोगे, करना आपको है ही। तो अब आपको अपना बेस्ट देना है, नहीं भी पढ़ा तो पढ़ना पड़ेगा, जितना हो पा रहा है। सोचने से तो कुछ भी नहीं होगा ना, इससे बढ़िया तो कुछ हो जाए, थोड़ा पढ़ोगे तो काम तो आएगा, खाली बैठ के क्या होगा। तो काल की मार से वही इंसान बच सकता है जो जड़ता छोड़कर, जड़ता माने जो एक जगह में स्टेबल नहीं रहता, जो निरंतर बदल रही परिस्थितियों में आगे बढ़ता है। समझ गए होंगे तुम। अब कोई इंसान मरने वाला भी है ना, और वो सोच ले यार मैं मरने वाला हूं, तो उसकी जीने की इच्छा तो पहले ही खत्म हो गई। उनने अगर 2 साल बाद मरना होगा, वो 1 साल पहले ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से वो इच्छा ही नहीं है। तो काल की मार से वही इंसान बच सकता है जो निरंतर बदल रही परिस्थितियों में चलता रहता है। तो आप समझ गए होंगे। देखो बहुत ईजी है, जो व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही है, ये तो सच है। लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वही जीवन में सफल हो पाता है, और जो समय के साथ नहीं चलता वो जीवन में सफल नहीं हो पाता। कितना आसान है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया उसे एक दिन मरना है, लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वो जीवन में सफल हो जाता है, और जो समय के साथ नहीं चलता वो जीवन में सफल नहीं हो पाता। और जो कवि समय के अनुसार अपनी कलम चलाता है वही जीवन में अमर हो जाता है। एक कौन सा कवि फेमस होगा? जो आज की परिस्थितियों के हिसाब से कंटेंट लिखेगा, जो आज की परिस्थितियों को, आज की परेशानियों को दुनिया के सामने लाएगा। तो अब आप समझ गए ना कि समय की मार से कौन इंसान बच सकता है? जो जड़ता छोड़कर निरंतर बदल रही परिस्थितियों में चल लेता है। मतलब जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है ना, उसे एक दिन मरना है। लेकिन जो इंसान समय के साथ चलेगा, समय के अनुसार मेहनत करेगा, आगे बढ़ता जाएगा, है ना, जो मुसीबतों से नहीं घबराएगा, मुसीबतों से हार नहीं मानेगा, वही इंसान सफल हो पाएगा। और जो इंसान हार कर एक जगह में बैठ जाएगा वो कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही जो कवि समय के अनुसार लिखता है, जो कवि आज की परेशानियों को दुनिया के सामने लाएगा, वही कवि अमर हो जाएगा। अगला देखो, ये भी वही है। देखो, दुरंत प्राण धारा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते नहीं है। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। मतलब ये जो काल है ना, ये कभी भी तुम्हारे प्राणों को क्या कर सकता है? छीन सकता है। मतलब मौत और जीवन का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। समझ रहे हो? आज कई लोग मर रहे होंगे, कई लोग आज पैदा भी हुए होंगे, यही सृष्टि का नियम है। तो प्राणों का और कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो मूर्ख है ना, वो ये समझते हैं कि हम यहीं बने रहेंगे। लालची टाइप के लोग, वो अपनी पावर और पैसे को नहीं छोड़ना चाहते। समझो वही इस क्वेश्चन का मतलब। लेकिन काल देवता की आंख से क्या वो बच पाएंगे? भोले हैं वो लोग, मूर्ख हैं वो लोग। इसलिए स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रखो। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, जो लोग सोचते हैं कि वो हमेशा इस धरती पर बने रहेंगे, ऐसे लोग मूर्ख हैं, क्योंकि समय और मौत की मार से कोई नहीं बच सकता। इसलिए मूर्ख लोग ही मोहमाया के पीछे दौड़ते हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही है, और जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वही जीवन में सफल हो पाता है। आप समझ गए होंगे। मतलब प्राण और मौत का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो इस दुनिया में पैदा हुआ है ना, उसे एक दिन मरना है। लेकिन वो लोग मूर्ख हैं जो मोहमाया के अधीन रहते हैं, जो मोहमाया को छोड़ नहीं पाते, जो अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहते, जो चाहते हम हमेशा यहीं बने रहें, हम हमेशा ही सुख भोगें। तो ऐसा हो नहीं सकता है। आप काल देवता की आंख से नहीं बच पाएंगे। मतलब आपको एक दिन मौत आनी है। इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ बदल जाना चाहिए। अगला है, फिर वही आ गया कवि वाला प्रश्न।
जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता, जो कवि फक्कड़ नहीं बन सकता। फक्कड़ का मीनिंग मैंने बताया था, जो खुल के दुनिया की कमियों को सामने लाता है बिना डरे। वो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वो भी क्या कवि है। इसमें भी कवि की विशेषता बतानी है। कवि वो नहीं होता जो इस दुनिया में अटका रह जाता है वही मोह माया के पीछे कि यार क्या होगा। एक कवि तो वो होता है जो अनासक्त होता है, मतलब अनासक्त होता है, फक्कड़ होता है, वही सब कवि है, मोह माया में नहीं रहता। इसमें कवि की विशेषता बतानी है। देखो वही आंसर है, कविता लिखने से कोई कवि नहीं बन जाता। एक सच्चा कवि वही होता है जो सन्यासी के समान हो, मोह माया से दूर रहे, सुख दुख में। ये मैं पहले बता चुका हूं, सेम आंसर है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, देखो। फूल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं होते, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है। समझो, फूल हो या पेड़ वो अपने आप में कभी समाप्त नहीं होते, वो दूसरी चीज को उठाने के लिए की गई उंगली है। इसका मतलब जानते हो, जब तक एक चीज समाप्त नहीं होगी तब तक दूसरी चीज पैदा नहीं होगी, है कि नहीं। अगर आज हजारों लोग नहीं मरेंगे तो ऐसे तो अगर कोई मरेगा ही नहीं तो जनसंख्या तो फिर आज करोड़ों लोग मरेंगे तो करोड़ों लोग पैदा भी होंगे। यही सृष्टि का नियम है ना। तो वही है इसमें, फूल हो या पेड़ वो कभी अपने आप में समाप्त नहीं होता, वो अगले को इशारा देता है। मतलब जब वो जाएगा तो कोई ना कोई नया आएगा। इसमें वही लिखना है, वही बातें लिखनी है। लेखक कहता है कि जीवन में हर चीज का अपना महत्व होता है, कोई भी चीज पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती है। फूल हो या पेड़ वो कभी समाप्त नहीं होते, उनके बीज नीचे गिर जाते हैं और वो फिर से पेड़ बन जाते हैं। अब हमारे माता पिता भी जीवन में हमारे साथ नहीं रहेंगे ना, हम फिर बाद में हमारी भी पीढ़ी आएगी, उनकी भी पीढ़ी आएगी, ऐसे ही चलता रहेगा खानदान। तो इसमें वही है कि फूल हो या पेड़ वो कभी भी अपने आप में समाप्त नहीं होते हैं, उनके बीज जमीन में गिर जाते हैं, बाद में फिर वो पेड़ बन जाते हैं। जैसे जब इंसान मर जाता है तो उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा भी नए शरीर को धारण कर लेती है। तो ये भी प्रोसेस है, और प्लस उसकी पीढ़ी भी उसके वंश को आगे बढ़ाती है। तो सब कुछ लिख सकते हो। अगला है, शिरीष के पेड़ को शीत पुष्प भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सर्दी को भी क्या कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, इसीलिए उसको शीत पुष्प कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में भी फूलने वाले इस मतलब फूल को शीत पुष्प का क्यों कहा गया है, तो बहुत इजी आंसर है। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि जो शिरीष का पेड़ होता है वो गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेता है और सर्दी को भी बर्दाश्त कर लेता है। वो जून की गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेता है तो सर्दी को भी बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए उसको शीत पुष्प कहा गया है। बस यही है इसका आंसर। ये लंबे समय तक खिला रहता है, इस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता, इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गर्मी में भी खिला रहता है, ये सर्दी में भी खिला रहता है, ये वायुमंडल से अपना रस खींच लेता है, इसलिए इसको सर्दी में भी कोई परेशानी नहीं होती। वही पॉइंट लिखने। अगला प्रश्न देखो, कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता है। मैंने बताया गांधी जी में कोमल कौन सी चीज थी और कठोर कौन सी चीज थी। मैंने आपको बोला ना, गांधी जी भले ही शरीर से क्या थे, बहुत पतले थे, कमजोर थे, कोमल थे, लेकिन अनुशासन के मामले में और दृढ़ निश्चय के मामले में वो बहुत कठोर थे। उन्होंने एक बार देश को आजाद कराने की सोची और आजाद कराकर ही दम लिया। तो कोमल वाले पॉइंट तो पता है, गांधी जी शरीर से कोमल थे, वो दुबले पतले थे, लेकिन कठोर क्या थे, अनुशासन के मामले में कठोर थे, दृढ़ निश्चय के मामले में कठोर थे। एक बार जो सोच लेते थे उसको करके दिखाते थे, बस वही है। अगला है, देखो सब वही है। लेखक ने गांधी जी को एक अनासक्त योगी माना है और लेखक कह रहा है कि गांधी जी जैसे लोग आज के समय में मिलना, नहीं बोला उसने कि वो अनासक्त योगी आज का है। मतलब लेखक चाहता है कि आज के समय में गांधी जी के जैसे लोग हों, जो कि बहुत मुश्किल है, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो गांधी जी की तारीफ करनी है। सीरीज के पेड़ निबंध का इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर में क्या बताया गया है। कोई भी प्रश्न आए ना तो वो इससे भी रिलेट कर सकते हैं। इसमें मैंने मेन चीज लिखी है, इस चैप्टर का क्या उद्देश्य है, इस चैप्टर का प्रतिपाद्य बताइए। प्रतिपाद्य का मतलब होता है इसका कंटेंट बताना है, क्या बताया गया है। तो देखो सीरीज के पार्ट में बताया गया है कि देखो मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं। जिस प्रकार सीरीज का पेड़ हर मौसम में एक समान रहता है, वैसे ही हमें भी सुख दुख में एक समान रहना चाहिए, मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए, जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। तो ये तो इस चैप्टर का संदेश है हमारे लिए। जिस प्रकार सीरीज का पेड़ क्या है, हर मौसम में एक समान रहता है, कठिनाई को भी सह लेता है, गर्मी को भी सह लेता है, सर्दी को भी सह लेता है, वैसे ही हमें भी सुख दुख में एक समान रहना चाहिए, मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, लोभ लालच नहीं करना चाहिए। यही है बस। सीरीज के फूल निबंध में क्या द्वंद्व बताया गया है। द्वंद्व का मतलब होता है दो डिफरेंट पर्सनैलिटी के जब लोग मिलते हैं ना तो उनमें द्वंद्व का मतलब हो गया दो विचारधारा। तो इसमें कौन सा द्वंद्व बताया गया है, नए फल और नए पत्ते पुराने फल और पुराने पत्तों को बाहर करना चाहते। मैंने बोला ना द्वंद्व यही है कि जब तक पुराने लोग मरेंगे नहीं
तब तक नई पीढ़ी उत्पत्ति होगी नहीं। तो इसमें यही भी तो बता रखा है, जब तक पुराने नेता राजपाट से नहीं हटेंगे तब तक नए नेताओं को मौका नहीं मिलेगा, जब तक पुरानी पीढ़ी के लोग इस दुनिया से नहीं जाएंगे तब तक नई पीढ़ी के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो वही पॉइंट लिखने, जब तक पुराने फल और पुराने पत्ते नहीं जाएंगे तब तक नए फल और पत्ते नहीं आएंगे, वही है। ठीक है, तो इसमें वही लिखना है, देखो सारे वही पॉइंट है। तो ये भी आप लिख दोगे ना कि जब तक पुराने नेता नहीं जाएंगे तब तक नए नेता नहीं आएंगे, जब तक लोग जो इस धरती से मतलब नहीं जाएंगे, नहीं मरेंगे, तब तक नई पीढ़ी नहीं आएगी। ठीक है, और जब तक पुराने पत्ते नहीं जाएंगे तो तब तक नए पत्ते नहीं आएंगे। तो वही वाली बात है इसमें। अगला है, लेखक ने गांधी जी और सीरीज के बीच तुलना क्यों की है? सिमिलैरिटी बतानी है गांधी जी और सीरीज के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि सीरीज का फूल बहुत क्या होता है, कोमल होता है कि नहीं? सीरीज का फूल, पेड़ नहीं, सीरीज का फूल बहुत कोमल होता है। ऐसी गांधी जी भी शरीर से क्या थे, बहुत कोमल थे। देखो ढंग से सुनो, सीरीज का जो फूल होता है ना वो बाहर से तो बहुत कोमल होता है, समझो, लेकिन जो सीरीज का पेड़ होता है वो अंदर से बहुत कठोर होता है, बहुत मजबूत होता है। तो यही है, सीरीज का जो फूल होता है वो बहुत कोमल होता है, लेकिन सीरीज का पेड़ जो है वो बहुत मजबूत होता है, जाड़ा हो गर्मी हो वो सबको सहन कर लेता है। अब गांधी जी में ऐसा क्या था, वही गांधी जी भी शरीर से क्या थे, बहुत कोमल थे, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा मजबूत थे, अनुशासन के मामले में मजबूत थे, जो एक बार सोच लेते थे वो करके दिखाते थे। तो यही सिमिलैरिटी है, सीरीज का जो फूल है वो बहुत कोमल होता है, लेकिन पेड़ बहुत मजबूत होता है अंदर से, और वो सुख दुख में एक समान रहता है, मतलब हर मौसम में एक समान रहता है, हर मौसम में खिला रहता है, हर मौसम को सह लेता है। ऐसी गांधी जी भी शरीर से कोमल थे, बाहर से कोमल थे, लेकिन अनुशासन के मामले में और हिम्मत के मामले में वो बहुत कठोर थे, जो एक बार सोच लेते थे करके दिखाते थे। अगला है, लेखक ने सीरीज की तुलना किन नेताओं से की है? तो लेखक ने सीरीज की तुलना उन नेताओं से की है जो राजनीति में तब तक बने रहना चाहते हैं जब तक कोई नई पीढ़ी के नेता उनको बाहर ना कर दें। वही है, समझो, लेखक ने सीरीज की तुलना किन नेताओं से की है? तो उन नेताओं से की है जो तब तक अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते जब तक कि नए नेता उन्हें बाहर ना कर दे। तो सीरीज के वो भी तो ऐसे होते हैं, फल वगैरह इतने मजबूत होते हैं वो जल्दी से अपनी जगह छोड़ते नहीं है फल। ठीक है, तो इन नेताओं को अपने पद और पावर से इतना प्रेम होता है कि अपने पद को नहीं छोड़ना चाहते। तो इस चैप्टर में नेताओं का जिक्र भी हुआ है सीरीज के माध्यम से, याद रखना। तो सीरीज के माध्यम से भी कवि ने यही कहना चाहे नेताओं के संदर्भ में कि जो पुराने नेता होते हैं ना वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हम हमेशा बने रहे, ये पावर ये शक्ति हमेशा हमारी पास रहे, और वो तब तक बाहर नहीं होते जब तक नए नेता उनको बाहर ना कर दे। अगला प्रश्न है, सीरीज के फूल पेड़ के बारे में लेखक के क्या विचार है? तो मैंने तुम्हें बताया कालिदास के विचार भी बताने और लेखक के विचार भी बताने, समझो। ठीक है, कालिदास के विचार क्या थे? कालिदास संस्कृत के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, कालिदास का इस चैप्टर में बहुत जिक्र आया है। तो कालिदास के क्या विचार थे? सीरीज के फूल इतने कोमल होते हैं कि वे केवल भौरों के पैरों का दबाव ही सह सकते हैं, पक्षियों के पैरों का नहीं। तो यहां पे कालिदास ना सीरीज के फूलों के सॉफ्टनेस के बारे में क्या कह रहे हैं, ढंग से सुनो, कि सीरीज के जो फूल होते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया कि फूल बहुत कोमल होते हैं, फल नहीं, फल तो मजबूत होते हैं और पेड़ भी मजबूत है। तो क्या बोला है कालिदास जी ने सीरीज के फूलों के बारे में? तो वो कह रहे सीरीज के फूल इतने कोमल होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो केवल भौरों के पैरों का दबाव सह सकते हैं। भौरे कितने छोटे होते हैं, उनके पैरों का दबाव सह सकते हैं, पक्षियों का भी नहीं। सोचो, इतने सॉफ्ट होते हैं। और लेखक कहता है, अब लेखक सीरीज के पेड़ के बारे में क्या कहता है? लेखक के अनुसार सीरीज के फल इतने मजबूत होते हैं कि वो तब तक अपनी जगह नहीं छोड़ते जब तक कि नए फल उन्हें धक्के मारकर बाहर ना कर दे। वही नेताओं के संदर्भ में भी उसने यही बात बोली थी कि नेता लोग भी अपनी जगह पर बनना चाहते हैं और वो तब तक बने रहना चाहते हैं जब तक कि नए नेता उन्हें बाहर ना कर दे। ऐसे ही सीरीज के फल होते हैं, सीरीज के फल इतने मजबूत होते हैं ना कि वो तब तक अपनी जगह नहीं छोड़ते जब तक नए फल उनको बाहर ना कर दें। ठीक है, और फूलों के बारे में कालिदास ने क्या कहा है मैं आपको बता चुका हूं। तो यही चैप्टर के मोस्टली सारे से भी एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और अब एक और चैप्टर बचा है, क्लियर है? धन्यवाद।